नया चैप्टर, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। चलिए, इस चैप्टर में हम मैटर और रेडिएशन का ड्वेल नेचर पढ़ेंगे। आज से पहले आपने ड्वेल नेचर अपनी अपनी एक्स का देखा होगा, है नहीं? लेकिन आज हम मैटर का भी ड्वेल नेचर देखेंगे। अच्छा, एक्स छोड़ो, मुझे तो मेरी मम्मी ड्वेल नेचर दिखा देती है, बचपन से दिखा रही है। बुआ जी वैसे देखे जा रही है, ला मैं रख लेती हूँ, बाद में ले लेना मुझसे, है ना? बाद में कौन कैसा कौन है भाई तू। और अभी कुछ दिनों पहले, अच्छा, मम्मी से कभी आर्गुमेंट हो ना तो वो एक हथियार है उनके पास, मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा है, तू मुझसे बहस करेगा? और अभी कुछ दिन पहले मुझसे 2000 रुपए उधार लिए थे, 2000 रुपए की 2000 रुपए दे मुझे, मैंने दे दिए। अब मांग रहा हूं तो क्या कह रही है, क्या कह रही है? मैंने तुझे पैदा किया है, मैंने तुझे पैदा किया है। अबे इस बात का इससे क्या लेना देना। चल कोई नहीं, अब आ जाओ ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। आज से करीब 70-80 साल पहले चलते हैं। 70-80 साल पहले तो फिजिक्स ने क्या किया, यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। एक कैटेगरी को हम पार्टिकल बोलते हैं, एक को पार्टिकल बोलते हैं, और एक कैटेगरी को मैटर बोलते हैं। उल्टा, सॉरी, पार्टिकल और मैटर तो एक ही बात है ना? सॉरी, मैटर, एक मैटर बोल दो या पार्टिकल बोल दो, या एक को रेडिएशन बोल दो या वेव बोल दो। मतलब फिजिक्स ने एक तैयारी की और 2 कैटेगरी बना दी, ब्रह्मांड को 2 चीजों में बांट दिया, या तो मैटर बोल दो, पार्टिकल बोल दो एक कैटेगरी, और दूसरी या रेडिएशन या वेव बोल दो। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। यहां पर तो फिजिक्स ने इसको सजा दिया लिस्ट को कि पार्टिकल और रेडिएशन। एक्चुअली कैसे आप अंतर करोगे? जो पार्टिकल होते हैं उनमें मास और यदि वेलोसिटी है तो मोमेंटम जैसी भी प्रॉपर्टी होती है। ये वो लोग हैं जिनको भगवान ने मास और मोमेंटम जैसी प्रॉपर्टी देके पैदा किया है। जा, हम तुझे आशीर्वाद देते हैं, तुझमें मास है, तुझमें मोमेंटम भी होगा यदि वेलोसिटी होगी। ये वो लोग हैं जिनमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जैसी कैरेक्टरिस्टिक भर के भेजी है भगवान ने। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि पार्टिकल में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ नहीं होती, और वेव में मास और मोमेंटम जैसी प्रॉपर्टी नहीं होती। इज इट ओके? अब सुनिए, ये लेकिन 70-80 साल पहले की बात है, चीजें अपडेट भी हुई है, चीजें अपडेट भी हुई है। ओके, अब सुनो, तो पार्टिकल वो जिसमें मास और मोमेंटम जैसी प्रॉपर्टी होती है, रेडिएशन वो जिसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जैसी कैरेक्टरिस्टिक होती है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब जैसे आपका आईडी कार्ड लटकाया जाता है गले में, या कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहे हैं ना, उसका नाम लिखा जाएगा, फादर का नाम, फिर वो ग्रुप किस ग्रुप में है, या आजकल तो कुछ ब्लड ग्रुप भी लिख देते हैं। मतलब आपकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक लिख दी जाती है। ऐसे ही जो पार्टिकल होंगे तो उनका आईडी कार्ड में उसका मास मोमेंटम जैसी प्रॉपर्टी होंगी, और इनके आईडी कार्ड में इनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ होगी। यदि मैं रेलवे स्टेशन पे जाऊं, रेलवे स्टेशन पे आजकल एक स्टैंडर्ड मशीन लगी है ना, तो उसमें कॉइन डालो, खड़े हो जाओ, कॉइन डालो, तो आपका वजन निकल के आ जाता है। कॉइन डालो, वजन। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले मेरी गुगली हो गई, मैंने कॉइन डाला तो उसमें टिकट में ये छपा हुआ आया, सूचना है ध्यान से पढ़े, एक साथ 4-4 लोग ना चढ़े। ये जो गोलाई आ रही है कॉन्वेक्स लेंस की, तो उसने मेरी गुगली कर दी, सूचना है ध्यान से पढ़े, एक साथ 4-4 लोग ना चढ़े। कोई नहीं, तो उसमें टिकट में छपा आ जाता है कि 70 kg 72 kg जितना भी आपका वजन है ना। उसमें ये तो नहीं लिखा आता ना, ये तो नहीं लिखा आता ना कि आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, आपकी वेवलेंथ इतनी है, क्योंकि आप में वो प्रॉपर्टी है ही नहीं। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जैसी प्रॉपर्टी है ही नहीं, इनमें मास और मोमेंटम जैसी प्रॉपर्टी नहीं है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक, यही कैटेगरी बना दी थी, सजा दी थी। अब बात करते हैं लाइट की। तो लाइट को हमने इस कैटेगरी में रखा हुआ था, लाइट इस कैटेगरी में, वेव। क्यों? मन कर रहा था, दिल कह रहा था? नहीं, एक्चुअली लाइट ने कुछ फिनोमिना दिखाए थे। इंटरफेरेंस, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये तो आपने पढ़े हैं। पोलराइजेशन आपका बैड लक या गुड लक कुछ भी समझ लो, इस साल सिलेबस से हटा दिया है। पोलराइजेशन ये वो फिनोमिना है जो सिर्फ वेव दिखा सकती है, जो वेव दिखा सकती है, और लाइट ने भी दिखाया, तो लाइट तो वेव हुई ना। हमने केवल दिल कह रहा है इसलिए नहीं, हमने देखा कि लाइट इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन जैसे फिनोमिना दिखा दी है। ओके, तो हमने लाइट को इस कैटेगरी में रख दिया। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपकी बॉल है, बॉल को इस कैटेगरी में रखोगे क्योंकि उसमें मास है ना। बैट है क्रिकेट का, उसको इस कैटेगरी में रखोगे। इलेक्ट्रॉन है, चलो इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं,
तो इलेक्ट्रॉन में मास होता है, उसको इस कैटेगरी में रखा, सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, यही कैटेगरी बन गई। अब इतिहास में एक कहते हैं ना, कभी कभी हिस्ट्री अपने आप को बदल भी देती है। एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, जिसको हम डिटेल में अभी तो नहीं, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो ये होता है कि लाइट आती है, टच से टकराती है मेटल से, इलेक्ट्रॉन निकाल देती है। ये इलेक्ट्रॉन है ना, लाइट आएगी मेटल सरफेस से टकरा के इलेक्ट्रॉन निकाल देती है। अब जब ये फिनोमेना हुआ तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहेंगे। भाई फिजिक्स तो यही चाहती है, बाल की खाल निकालना चाहती है, ताकि हमें लाइट की और प्रॉपर्टी पता चले, लाइट के बारे में और जानकारी मिले। तो जब हम इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने बैठे, हमारी साइंटिस्टों की टीम, ठीक है, उस समय की, ये एक्सप्लेन ही नहीं होके दे रहा था। हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ और कह रही थी और रिजल्ट कुछ और आ रहे थे, एक्सपेक्टेशन कुछ और हो रही थी, रिजल्ट कुछ और आ रहे थे, मतलब ये एक्सप्लेन ही नहीं होके दिया। क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थ्योरी नहीं डेवलप हो पा रही थी कि कैसे एक्सप्लेन करें इसको, ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट हुए आइंस्टाइन, सब नाम जानते हैं उनका। उन्होंने थोड़ा लीक से हटके सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लाइट को वेव 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 मान के चल रहे हैं, क्योंकि वो जितने भी पुराने थे वो सब इसमें वेव थ्योरी लगा रहे थे कि लाइट वेव है तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग वैसा होना चाहिए, पर इलेक्ट्रॉन रिजल्ट कुछ और दिखा रहा था। आइंस्टीन ने थोड़ा लीक से हटके सोचा कि ऐसा तो नहीं है हम गफलत में हो, लाइट को वेव 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 मान के एक्सप्लेन कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है लाइट पार्टिकल है। तो बाकियों ने क्या बात कर रहा है, लाइट पार्टिकल क्यों होगी, लाइट ने इंटरफेरेंस दिखाया है, लाइट ने डिफ्रैक्शन दिखाया है, तो गंवार है क्या, लाइट ने पोलराइजेशन दिखाया है, ये तो वेव दिखाते हैं। लेकिन आइंस्टीन के दिमाग में चढ़ गई तो चढ़ गई, उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने दुनिया से हटके एक चीज सोची कि नहीं, ऐसा अज्यूम करते हो सकता है लाइट पार्टिकल हो, है ना। तो उन्होंने लाइट के लिए एक अलग पार्टिकल थ्योरी डेवलप करी, एक अलग ही थ्योरी डेवलप करी लाइट के लिए, जिसको पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट बोला जाता है या क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट बोला जाता है। उन्होंने इस थ्योरी को जब डेवलप किया, उसके बाद जब इसमें अप्लाई किया, सारे रिजल्ट सही आने लगे, सारे कंक्लूजन सही आने लगे, उस थ्योरी जो वो बोलती थी रिजल्ट वही आते थे। तो इसका मतलब आइंस्टीन ने वो अचीव कर लिया जो उससे पहले नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, क्या कहा सुनना, कि लाइट, अब उन्हें ये भी तो जवाब देना है कि लाइट ने वेव नेचर भी दिखाया है। तो उन्होंने कहा लाइट इस कैटेगरी में नहीं, तो क्या इस कैटेगरी में नहीं, लाइट दोनों कैटेगरी के मजे लेती है। वो कभी अपने आप को वेव, तो कभी अपने आप को पार्टिकल नेचर शो करती है, ठीक है। सुनिए, मतलब लाइट कभी अपने आप को वेव नेचर कहती है कि मैं तो वेव हूं, मैं वेव हूं, कभी वेव हूं, कभी कहती है नहीं नहीं मैं पार्टिकल हूं, पार्टिकल हूं, पार्टिकल हूं। तब से लाइट के नाम पर ये लग गया धब्बा, धब्बा मान लो या प्रॉपर्टी, ड्वेल नेचर, ड्वेल नेचर रखती है लाइट। कभी इस प्रॉपर्टी का मजा लेती है तो कभी इस प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करती है, कभी कहती है मैं वेव हूं, कभी कहती है मैं पार्टिकल हूं। हाँ, लेकिन एक बार में एक प्रॉपर्टी दिखाएगी। जैसे सिक्का होता है ना, उसमें हेड टेल दोनों होते हैं, हेड भी होता है टेल भी होता है। जब उछाल के जमीन पे गिरता है तो कोई एक ही चीज सामने आएगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कुछ फिनोमेना में वो अपने आप को वेव नेचर में डाल लेती है। अवतार होते हैं ना, या इच्छाधारी नागिन, इच्छाधारी नागिन है ये, है ना। पर यहाँ ये दो रूप, कभी ये अपने आप को पार्टिकल नेचर बना लेती है तो कभी अपने आप को वेव नेचर में बना लेती है। तो ये जो फिनोमेना हमने पास में पिछले चैप्टर में पढ़े, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इसमें लाइट ने अपना वेव चेहरा दिखाया। और आज हम वो फिनोमेना पढ़ेंगे इसको डिटेल में चैप्टर में, जब लाइट का पार्टिकल चेहरा सामने आएगा। ये तो ही लाइट की बात कि लाइट ड्वेल नेचर पजेस करती है। फिर इतिहास आगे बढ़ा। चलो, आइंस्टीन ने तो ऑब्जर्वेशन देखी थी, उसके बाद थ्योरी बनाई। एक नए साइंटिस्ट हुए डी ब्रॉगली। हालांकि बेटा डी ब्रॉगली बोलते हैं, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन डी ब्रोए होता है। अब इंग्लिश में मैं नहीं जानता, डी ब्रोए। अब इंग्लिश में बोलते कुछ और है और प्रोनाउंसिएशन कुछ हो जाता है कई बार, है ना। टीओ टू होता है तो जियो गू नहीं होता, है ना, वही चीज। मैंने कहा था उससे कि साइकोलॉजी में पी साइलेंट है, साइकोलॉजी में पी साइलेंट है। वो शायद मेरे प्यार में पी साइलेंट समझ बैठी और फ्रेंड जोन कर गई मुझे उसे लगा प्यार में भी पी साइलेंट है, प्यार में से भी हटा दिया, यार कर दिया, ठीक, ओके। अब आ जाइए। अच्छा, गाने भी हमारे 90s के कैसे बनते थे, 90s के गाने थे कि ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आई। ये गाना सुना होगा आपने, ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आई। तो पता है लड़की क्या रिप्लाई करती है, ये दुआ है मेरी रब से, तुझे दोस्तों में सबसे मेरी दोस्ती पसंद आई।
वो दोस्ती, वो फ्रेंड जोन कर रही है। सुन वे देख तू, वो प्यार कर रहा है, वो दोस्ती फ्रेंड जोन कर रही है। कोई नहीं, यहां आ जाते हैं। हाँ तो डी ब्रोई नाम था, डी ब्रोई, डी ब्रोई, अब डी ब्रोगली बोलते हैं, चलो कोई नहीं। तो डी ब्रोगली, अब सुनना, उन्होंने एक कल्पना की, कल्पना, परिकल्पना, सिर्फ सोचा, देखा कुछ नहीं। जैसे आइंस्टीन ने तो देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होते हुए, उन्होंने क्या कल्पना करी, कल्पना क्या करी, उन्होंने कहा यार हम लाइट को इस कैटेगरी में रखते हुए आ रहे थे, फिर अचानक से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया हमारे सामने, उसका जब एक्सप्लेनेशन सामने आया तो लाइट को हम डुअल नेचर मानने लगे। अच्छा खुद सोचो, अपने आप से भी क्वेश्चन करो, ये भी तो हो सकता था हमारे इतिहास में कि पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता, फिर इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन देखने को मिलते। तो यदि लाइट के द्वारा इतिहास में ऐसा हुआ होता कि पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें दिख गया होता, तो हम लाइट को पहले बोलते पार्टिकल है, यहां रखते, और फिर कहते नहीं लाइट तो वेव भी है। तो यानी ये भी तो संभव हो सकता था ना कि लाइट के पहले हमें उसका पार्टिकल नेचर देखने को मिल जाता, फिर वेव नेचर देखने को मिलता। तो उनके दिमाग में क्या कल्पना आई, सुनना, कि यार जो इस कैटेगरी में हम सोच रखा था वो इस कैटेगरी को भी एंजॉय करने लगा। कुछ दिनों बाद पता चला कि नहीं नहीं, लाइट सिर्फ वेव नहीं होती, लाइट पार्टिकल भी होती कभी कभी। तो सोचो इस इलेक्ट्रॉन को, जिसे आज हम पार्टिकल पार्टिकल मान के बैठे हुए हैं, आज हम पार्टिकल पार्टिकल मान के बैठे हुए हैं, हो सकता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये भी ऐसी कुछ फिनोमिना दिखाते जो हमारे अभी सामने नजर में नहीं आ रहे। एक्चुअली ये भी तो चीज है बेटा, आप एक चीज सुनना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑब्जर्व होना भी तो बहुत बड़ी चीज है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑब्जर्व होना भी तो बहुत बड़ी चीज है। क्यों? क्योंकि लाइट आएगी, इलेक्ट्रॉन निकालेगी, तुम्हें यूं आंखों से थोड़ी नहीं दिख जाएगा कि बड़ा सिंपल टास्क है, हाँ सर लाइट आ रही है, देखो वो आ रही है, टकराई, देखो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, आपको नहीं दिख रहा, ऐसे तो नहीं दिखेगा ना। कितना बारीक फिनोमेना है ये, माइक्रोस्कोपिक लेवल का फिनोमेना है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व करना कितना टफ टास्क रहा होगा नेचर, भुस्मे से सुई ढूंढने जैसा। तो ऐसे ही डी ब्रोय ने क्या सोचा कि कहीं आज हम इलेक्ट्रॉन को ये मान के बैठे हुए हैं कि पार्टिकल है, पार्टिकल है। क्यों मान के बैठे हैं? क्योंकि उसने अभी हम उसका केवल पार्टिकल चेहरा देख पा रहे हैं। हो सकता है दुनिया के किसी कोने में वो वेव नेचर दिखा रहा हो और हम नहीं देख पाए हैं अभी, है ना। कोइंसिडेंटली कभी कोई घटना हो तो हमें पता चले ओए पार्टिकल भी वेव नेचर दिखाता है। मतलब जो इस कैटेगरी में रखा था हमें बाद में पता चला नहीं नहीं ये दोनों कैटेगरी का एंजॉय करता है। तो ये भी तो हो सकता है, क्योंकि अभी उनके पास कुछ एविडेंस नहीं थे, इसलिए इस थ्योरी को बोलते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो उन्होंने एक कल्पना करी कि हो सकता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें ये पता लग जाए कि इलेक्ट्रॉन भी इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रॉन भी डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन भी पोलराइजेशन दिखा रहा हो। और यदि वो दिखाने लग गया तो हो सकता है उस दिन हमें ये मानना पड़ जाए कि इलेक्ट्रॉन भी डुअल नेचर पोजेस करता है। उनने एक कल्पना रखी, उनके पास कोई सबूत नहीं थे, कुछ केवल थ्योरी डेवलप कर दी कल्पना में। लेकिन कोई कुछ भी सोच ले, हमें कुछ भी बोल दे, फिजिक्स हर चीज मतलब कोई कुछ भी बोल दे फिजिक्स में पढ़ाने लग जाएगी। तो डी ब्रोगली ने सिर्फ सोचा ही तो था, ठीक है, लेकिन उनकी कल्पनाएं बाद में जाके प्रूव हुई, उनकी कल्पनाएं बाद में जाके प्रूव हुई। वाकई इतिहास बदल गया फिजिक्स में, बाद में एक बेस मिल गया बाकी के साइंटिस्टों को कि सोच तो ये सही रहे हैं, इस पर एक्सपेरिमेंट किए गए। बाद में पता चला यार इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर दिखाता है, इलेक्ट्रॉन भी वेवलेंथ एमिट कर सकता है, वेवलेंथ भी एसोसिएट हो सकती है। तब पता चला कि इस ब्रह्मांड में डुअल नेचर सिर्फ लाइट के पास नहीं, सब में होता है, सब में होता है डुअल नेचर, ठीक है ना। केवल आपकी एक्स में डुअल नेचर नहीं, आप भी किसी के एक्स, तो आप में भी तो डुअल नेचर हुआ, ठीक है। कहने की बात है कि लड़कियां पैसे पे मरती है, सब मरते हैं पैसे पे, सब मरते हैं, ठीक है, कौन है, ठीक। तो चलिए, तो यानी उस दिन पता चला कि सब डुअल नेचर पोजेस करते हैं, सब है। इलेक्ट्रॉन भी डुअल नेचर पोजेस करेगा, लाइट भी डुअल नेचर पोजेस करेगी। हालांकि आगे जाके कुछ कंडीशंस मैं बताऊंगा, वो कंडीशन होंगी जब लाइट क्या कहते हैं, लाइट जब पार्टिकल नेचर नहीं शो करेगी, और कुछ कंडीशन होंगी जब पार्टिकल वेव नेचर शो नहीं करेंगे। लेकिन जनरली सब नेचर दिखा सकते हैं। ये इतिहास बदल चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो मैं ये मालूम, यहां तक समझ में आ गया कि इस चैप्टर में आप ये मैंने भूमिका बनाई कि क्या पढ़ने जा रहे हो। फिर आते हैं, चलिए, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या सीख के आए हो आप उस थ्योरी में? उसमें ये सीख के आए हो कि यदि कोई लाइट की पॉइंट सोर्स है
तो वो वेव फ्रंट निकालेगी, कंटिन्यूअस वेव फ्रंट निकालेगी। कंटिन्यूअस वर्ड का मतलब ये है कि मैं इसके बाद ये वेव फ्रंट बना जरूर रहा हूं, पर इसके और इसके बीच में हर जगह वेव फ्रंट होगी, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। कंटिन्यूअस वेव फ्रंट, कंटिन्यूअस वेव फ्रंट। जैसे शावर होता है ना, शावर, शावर जो उसमें देते हैं, यानी चाहे नहाते हो चाहे शावर से आप पौधों में पानी दे रहे हो, तो एक बार शावर एक्टिवेट कर दो तो पानी कंटिन्यूअसली निकल रहा है, कंटिन्यूअसली निकल रहा है। तो ऐसे ही वेव थ्योरी कहती है कि शावर से पानी निकल रहा है ना, वेव फ्रंट निकल रही है, वेव फ्रंट। और यदि मैंने यहाँ पे कोई स्क्रीन रख दी तो वो लाइट इस स्क्रीन पे पड़ने लगेगी, ये तो है वेव थ्योरी। अच्छा, यहाँ एक वर्ड यूज करते थे हम, इंटेंसिटी। आइए, उस समय तो केवल इंटेंसिटी इंटेंसिटी काम चलाओ मैंने समझा दिया था और हमारा काम चल गया था उस चैप्टर में। आइए आज इंटेंसिटी का एग्जैक्ट मीनिंग बताता हूं। इंटेंसिटी का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि किसी भी सोर्स की कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पड़ रही है। मतलब जैसे ये एरिया है तो कितनी एनर्जी इस एरिया पे पड़ी है और कितने टाइम में पड़ रही है। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक्चुअल में इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपने अपने इतिहास में पहली बार पढ़ा है, ठीक है। इंटेंसिटी मतलब याद कर लीजिए, मैंने ये फॉर्मूला खोला है तो कुछ मतलब ही होगा, क्योंकि इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। अब तक जरूरत नहीं थी तो बताई नहीं थी। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हो, ये एनर्जी अपॉन टाइम, ये एनर्जी अपॉन टाइम, पावर होता है ना, पावर, पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया। इंटेंसिटी को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होती है वेव थ्योरी में इंटेंसिटी का मतलब। अब यहां पर एक चीज गौर से सुनेंगे सब लोग गौर से इसी थ्योरी में, यानी इस थ्योरी में आपको साफ दिख रहा है कि एनर्जी का रिप्रेजेंटेटिव इंटेंसिटी है या नहीं। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। देखिए एनर्जी इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है ना, इसीलिए जब वहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव करना होता था हमें, अभी इंटरफेरेंस में किया था ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हम इंटेंसिटी को कंजर्व प्रूव कर देते थे, तो ये मान लिया जाता था कि एनर्जी भी कंजर्व है, ठीक है। तो एनर्जी का डिपार्टमेंट इंटेंसिटी संभाल रहा था, एनर्जी इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल थी। इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, दैट इज इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, या इंटेंसिटी घटेगा तो एनर्जी घटेगी। यानी एनर्जी का डिपार्टमेंट इंटेंसिटी संभाल रहा था। आगे बढ़ू, ये तो हुई वेव थ्योरी पिछले चैप्टर में। लेकिन इस चैप्टर में हम लाइट की क्वांटम थ्योरी या पार्टिकल थ्योरी पढ़ेंगे। चलिए आइए अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी ये क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, यहां अब हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे और बदलने पड़ेंगे सिक्के का। अब हेड आ गया, अब टेल देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, अब आपको ये थ्योरी को भी आप पहली बार पढ़ रहे हो तो ठीक से सुनिए, ये तो आप पढ़ के आए हो, वेव फ्रंट के रूप में चलती है। अब ये थ्योरी क्या कहती है कि जब कोई सोर्स लाइट फेंकता है, जैसे इसमें तो हमने माना सोर्स वेव फ्रंट के रूप में लाइट फेंक रहा है, शावर के रूप में। मान लो जैसे सपोज करो आप पिचकारी खींची, खूब अच्छी बड़ी पिचकारी है, किसी को होली पर रंग डाल रहे हो, जब तक पिचकारी दबाते रहोगे वो बंदे पिचकारी में से पानी निकलता रहेगा, पानी निकलता रहेगा, पानी निकलता रहेगा कंटिन्यूअसली। ये तो हुई वेव थ्योरी का अंदाज, उस पिचकारी में से पानी निकलना, पानी, ठीक है, चाहे शावर में से निकलना। लेकिन अब पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है, होली पर आप पिचकारी की बजाय पानी के छोटे छोटे गुब्बारे बना लीजिए, फिर आप गुब्बारे फेंक फेंक के मारते हो ना, यानी कि उसी बाल्टी के पानी को आप पिचकारी से फेंक के मार सकते हो, उसी बाल्टी के पानी को आप गुब्बारों में भर भर के फेंक के मार सकते हो। तो ये थ्योरी ये कहती है, जो नई थ्योरी है, कि यहां एनर्जी पैकेट्स के रूप में चलेगी, पैकेट के रूप में। जैसे गुब्बारे में कुछ स्पेसिफिक एनर्जी, पानी 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 भर दिया ना, जब पानी दीवार पे मारोगे छपाक से पानी फैल जाएगा, फिर अगला गुब्बारा फेंक के मारोगे तो पानी फैल जाएगा वहां, है ना। तो आप ऐसे समझिए कि जैसे ये सोर्स जैसे ही एक्टिवेट करी तो ये एनर्जी के पैकेट्स फेंकता है। या यूं कहिए बुलेट है ना, मशीन गन चालू किया आपने, तर 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 बुलेट्स निकलती है ना, बुलेट, और हर बुलेट में एनर्जी होती है, हर बुलेट में एनर्जी होती है। सारी बुलेट एक ही स्पीड से निकलेंगी, यदि एक ही मशीन गन से निकली है तो तर 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 तर। तो आप ऐसे मान लीजिए कि यहाँ सोर्स से जैसे यूं लाइट जा रही है ना, आप ऐसे मान लीजिए पैकेट्स निकल रहे हैं एनर्जी के, एनर्जी के पैकेट्स निकल रहे हैं। ये पैकेट्स आप किसी ने देखे नहीं है तो जरूरी नहीं आप ऐसे ही बनाओ, आप इन्हें बुलेट्स के रूप में बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ठीक है। जैसे एक मिनट में तो ऐसे बना रहा हूं कि ऐसे जाएगी एनर्जी, तो एनर्जी के पैकेट्स जा रहे हैं, एनर्जी भरी होगी, है ना। ये मैंने इमेजिनेशन क्रिएट कर लिया कि ऐसे जा रही होगी। आप ऐसे मान लीजिए बुलेट के रूप में कि ऐसे जा रही होगी एनर्जी, ऐसे मान लीजिएगा कि ऐसे करके तर 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 इन सब में एनर्जी भरी होगी। बैलून में पानी भरा होगा, इसमें लाइट भरी हुई है,
इन सभी पैकेट में लाइट भरी हुई है। जब ये स्क्रीन पे जाती है तो फूटती है, तो ऐसे इधर जा रही होंगी। दीज आर द एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स हर तरफ जारी होंगे इस तरीके से। यानी जो नई थ्योरी है वो ये कहती है कि लाइट इस अंदाज में आगे बढ़ती है, इस अंदाज में आगे बढ़ती है, तर 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 बुलेट से की तरह गोलियां चलती है। और हर पैकेट में बराबर एनर्जी होगी और हर पैकेट को बोलेंगे एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स। या एक और नाम है क्वांटा, या एक और नाम है जो हम जनरली यूज करेंगे फोटोन। हर पैकेट को आप क्वांटा, फोटोन, ठीक है, क्वांटम, एनर्जी पैकेट्स बोल सकते हो। अब इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी, ये सभी बुलेट एक जैसी स्पीड से निकलेंगी, एक जैसी। और यदि ये बुलेट आप हवा में चलाओगे तो स्पीड ऑफ लाइट से चलेंगी। मतलब ये सारी जो फोटोन है सी की स्पीड से चलना है। ये 3 × 10⁸, ये भी 3 × 10⁸, ये भी 3 × 10⁸ से बढ़ेगा। तो ईच फोटोन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, ईच फोटोन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। इज इट ओके? और यदि इस सोर्स को मैं पानी में रख दूंगा तो पानी में जो अलाउड स्पीड होगी उससे चलेंगे। पानी में जो भी अलाउड, यानी थोड़ी सी स्पीड इन बुलेट्स की कम हो जाएगी, ठीक है। यानी जैसी लाइट की स्पीड वैसी इन फोटोन की स्पीड। दुनिया का एकलौता पार्टिकल है, इस ब्रह्मांड में एकलौता पार्टिकल है जिसकी स्पीड लाइट के बराबर है। मेरे सेंटेंस को सुनना, दुनिया में एकलौता ऐसा पार्टिकल है जिसकी स्पीड लाइट के बराबर है। यानी ये एक्चुअली लाइट का ही पार्टिकल अवतार है, क्योंकि है तो लाइट ही ना। ये इच्छाधारी नागिन बोला था ना मैंने, लाइट ने अवतार ले लिया है पार्टिकल के रूप में। अब दूसरी चीज, दूसरी प्रॉपर्टी, ये दूसरी प्रॉपर्टी तो वेव थ्योरी से, केवल यही थ्योरी प्रॉपर्टी है जो इस थ्योरी से मैच करेगी। जिसमें इसमें भी मैंने एक पढ़ाया था, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड चेंज होगी, उसकी वेवलेंथ चेंज होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ये चीज आपको यहाँ पे भी फॉलो करनी है, ये चीज यहाँ पे भी, कि जब फोटोन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे, फोटोन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी, केवल स्पीड और वेवलेंथ में फर्क आएगा। तीसरी चीज, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। जब ये पार्टिकल है तो हम ये जानना चाहेंगे ना, जैसे इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है, उस पर तो चार्ज होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता। दीज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जब ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है एफ की, जो क्यू ई होती थी, ये जीरो हो जाएगी क्योंकि क्यू ही जीरो है। तो और मैग्नेटिक फोर्स जो क्यू वी होती थी, तो क्यू जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फोटोन का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मतलब फोटोन को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में पास करोगे तो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ये ऐसा न्यूट्रल पार्टिकल है। चौथी चीज, चौथी प्रॉपर्टी फोटोन की, हर पैकेट में एनर्जी एच न्यू होती है। हर पैकेट में एनर्जी एच न्यू, यानी ये पैकेट में एच न्यू एनर्जी भरी है, इसमें इतनी एनर्जी भरी है एच न्यू, हर पैकेट में एच न्यू, एच न्यू, एच न्यू। एच प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको एग्जाम में मिल जाएगी, और इसकी वैल्यू 6.64 10⁻⁻34। पावर में थोड़ा कंफ्यूजन है, शायद -34 ही होती है, ठीक है। बाकी इसे कंफर्म कर लेना है ना, मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा सा डाउट है मुझे पावर में। तो एच की एच प्लैंक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है। लेकिन अब देखिए मैंने क्यों बोला था, यहां पर लिखते हैं कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, क्योंकि यहां हमारे जज्बात, एनर्जी के जज्बात इंटेंसिटी से जुड़े हुए थे। एनर्जी इज कंट्रोल्ड बाय द इंटेंसिटी। एनर्जी का डिपार्टमेंट इंटेंसिटी संभाल रहा था, लेकिन अब एनर्जी का डिपार्टमेंट देखिए कौन संभाल रहा है, फ्रीक्वेंसी संभाल रहा है, नहीं संभाल रहा, फ्रीक्वेंसी। क्योंकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है। सरकार बदल चुकी है, ऐसे समझ लो, सरकार बदल गई तो उस कैबिनेट, उस कुर्सी पर अब कोई और बैठ गया। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इस चैप्टर, इन दोनों थ्योरी में। सबसे बड़ा पहला डिफरेंस यही है, ठीक है, कि एक तो ये कि वो कंटिन्यूअस फॉर्म में चलते थे, वेवफ्रंट के रूप में, शावर के रूप में, पिचकारी से निकलने वाली, ये गुब्बारे या बुलेट्स के रूप में निकलेंगे, ठीक है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यानी यदि एनर्जी बढ़ानी है, यदि मैं वेव थ्योरी पढ़ा रहा होता और मैं कहता एनर्जी बढ़ाओ, तो आप कहते इंटेंसिटी बढ़ा दो। लेकिन अब आपको क्या बोल रहे हैं, एनर्जी बढ़ानी है सर, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, फ्रीक्वेंसी। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, इक्वल टू एच न्यू है ना, एच न्यू को लिख सकते हो SC/λ, ऐसे बोल दीजिए, ऐसे बोल दीजिए। उसमें एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली है, और इस फॉर्मूले को देखोगे तो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसी से भी निकाल लेना, एक ही बात है। अच्छा, कुछ बेसिक्स आपको आने चाहिए। ये विव ग्योर है, विव ग्योर है ना,
रेड के इधर होता है इंफ्रारेड, इस पे नहीं आ पा रहा, कोई नहीं। वॉयलेट के इधर होता है अल्ट्रा वॉयलेट। विवग्योर तो आपको याद ही है ना, सतरंगी कलर। फिर रेड से इधर होता है इंफ्रारेड और वॉयलेट के इधर होता है अल्ट्रा वॉयलेट। और ये रट लीजिए, ऐसे जाने पर वेवलेंथ बढ़ती है, ऐसे जाने पर। अच्छा, विवग्योर में सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी हुई बोलो? विवग्योर में सिर्फ इसमें सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ रेड की हुई। और ऐसे जाने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, सॉरी वेवलेंथ बढ़ती है, सॉरी, है ना, ऐसे जाने पर। एंड फिर फ्रीक्वेंसी घटेगी ना। तो इसका मतलब ये हुआ एनर्जी आपकी इधर जाने पर घटेगी। खुद से सवाल जवाब करिए, क्योंकि ये मेरे समझाने की नहीं है, ऐसी समझ में आ जानी चाहिए। मतलब ऐसे जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ती चली जाएगी, उसका प्रभाव देखिए क्या होगा, एनर्जी घटती चली जाएगी। अच्छा बताइए, सिंपल से पूछ रहा हूं, विवग्योर में रेड कलर में ज्यादा एनर्जी है इस नई थ्योरी के अकॉर्डिंग, रेड कलर में ज्यादा एनर्जी है या वॉयलेट कलर में ज्यादा एनर्जी है? रेड कलर में ज्यादा एनर्जी है या वॉयलेट कलर में ज्यादा एनर्जी है? ओब्वियसली वॉयलेट में ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी। और वॉयलेट से ज्यादा अल्ट्रा वॉयलेट में। रेड में क्यों हुई स्वास्थ्य? दोबारा सोचो, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसमें ज्यादा हुई। ठीक, ओके, चलो अब आ जाइए पांचवी बात, एक और बात। ये मैं फोटोन की प्रॉपर्टी बता रहा हूं, और सुनिए, इसमें से मुश्किल है कोई सवाल आए। अभी तक एक नंबर का सवाल बस ये है कि वो कौन से फिनोमिना थे जिससे आप ये मानने को मजबूर हुए, कि लाइट वेव है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। और वो कौन सा फिनोमिना है जिससे आप ये मानने को मजबूर हो जाओगे कि लाइट पार्टिकल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पर अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया नहीं है, तो ये सवाल समझ में ही नहीं आएगा, उसको बाद में बात करेंगे। पांचवा, देखिए हम ये तो जान चुके हैं कि E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा होता है। देखो ये रहा, ये क्या चीज है? एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, हर फोटोन की एनर्जी है ये, ठीक है। अब जब हमने लाइट को पार्टिकल नाम दे ही दिया है कि भैया पार्टिकल थ्योरी, तो अब हम इसका इक्विवेलेंट मास जानना चाहेंगे, इक्विवेलेंट मोमेंटम भी जानना चाहेंगे। आराम से बोल रहा हूं, सुनना। जब हमने इसको पार्टिकल चेहरा दे ही दिया है, इसकी फ्लिप साइड है ना, तो अब इसका मास भी तो होगा कुछ। तो आइंस्टीन ने ही एक इक्वेशन और दी थी, जब कोई मास एनर्जी में बदल जाता है तो वो एनर्जी इक्वल टू एमसी स्क्वायर के बराबर होती है। E इक्वल टू एमसी स्क्वायर, एनर्जी इक्वल टू एमसी स्क्वायर। तो अब फोटोन एनर्जी के रूप में ही तो चल रहा है, फोटोन, है ना। तो इसमें जब मास रहा होगा वो एनर्जी में बदल चुका है नहीं, वो एनर्जी के रूप में ही तो चल रहा है। तो ये भी फोटोन की एनर्जी, ये भी फोटोन की एनर्जी क्वांटम थ्योरी के, और ये दुनिया के हर पार्टिकल की एनर्जी। तो इस एमसी स्क्वायर को इक्वेट कर दीजिए एच सी अपॉन लैम्डा से। तो एक सी से एक सी उड़ गया, अब यहां से दो फॉर्मूले बने, एम इंटू सी, यही अपने आप में मोमेंटम बन गया बोलो। क्योंकि जब किसी पार्टिकल के मास में उसी पार्टिकल की स्पीड मल्टीप्लाई कर दी जाए, पार्टिकल कौन है यहाँ? फोटोन। और फोटोन की स्पीड दुनिया का एकलौता पार्टिकल है जो सी स्पीड से चल रहा है, एम इंटू सी, ये मोमेंटम हो गया। और ये एच अपॉन लेमडा। इस इक्वेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में, क्योंकि ये वो इक्वेशन है जो लाइट के ड्वेल नेचर को कनेक्टिविटी दे रही है। देखो इस इक्वेशन में मोमेंटम भी है और इस इक्वेशन में वेवलेंथ भी है। आज से 70-80 साल पहले जब ड्वेल नेचर नहीं आया था, तब मोमेंटम अलग पढ़ाया जाता था, वेवलेंथ अलग। मोमेंटम वालों में वेवलेंथ नहीं होती थी और वेवलेंथ वालों में मोमेंटम नहीं होता था। लेकिन चीजें अपडेट हो चुकी हैं। इस इक्वेशन को गौर से देखो, मोमेंटम भी है, वेवलेंथ भी है, जो ये बता रहा है। अभी फिलहाल तो लाइट की बात कर रहे हैं, जो ये बता रहा है लाइट में वेवलेंथ भी है, मोमेंटम भी है, तभी तो ड्वेल नेचर बोल रहे हैं। यदि इतनी वेवलेंथ है तो इतना मोमेंटम होगा, इतना मोमेंटम है तो इतनी वेवलेंथ होगी। यानी लाइट में दोनों चीजें। और आप चाहो तो इस सी को उधर ले जाइए, तो एम क्या बन जाएगा? एच अपॉन लेमडा सी। तो ये इक्विवेलेंट मास ऑफ मोमेंटम है। इक्विवेलेंट, ध्यान रखना, इक्विवेलेंट। जो मास एनर्जी के रूप में दिख रहा है, मास के रूप में नहीं दिख रहा फोटोन, उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी के रूप में दिख रहा है। तो एम इक्वल टू एच अपॉन लेमडा सी। ये क्या चीज है? फोटोन की प्रॉपर्टी जो लिस्ट की। एक प्रॉपर्टी रह गई पर जगह नहीं बची, तो थोड़ा मिटा के बता देता हूं मैं, है ना, मिटा के बता देता हूं। एक और चीज फोटोन की ही प्रॉपर्टी, वो ये फोटोन। अब हम यदि ये जो भी है प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट लिख देता हूं, नेक्स्ट शायद छठी है, पहली, दूसरी, तीसरी,
चौथी, पांच है ना, पांचवी छठी लिख देता हूं। जब हम इस थ्योरी में, इस वाली थ्योरी में जो आज से पढ़नी चालू करिए, यहां इंटेंसिटी वर्ड इस्तेमाल करेंगे हम। यदि हम यहां इंटेंसिटी वर्ड इस्तेमाल करेंगे यहां, मतलब इस थ्योरी में, तो यहां इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये नहीं होगा यहां। ये तो वेव थ्योरी के चश्मे से देखते थे तब, क्योंकि यह एनर्जी का डिपार्टमेंट तो फ्रीक्वेंसी संभाल रहे हैं ना। इस थ्योरी में यदि इंटेंसिटी वर्ड मतलब डिपार्टमेंट बदल गए, इंटेंसिटी वर्ड का मतलब यहां होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। याद रखना, यहां इंटेंसिटी वर्ड का मतलब, यहां मतलब मेरे घर पे नहीं कि मेरे घर पे यहां हो गए तभी इंटेंसिटी का मतलब यही होगा। इस थ्योरी में इंटेंसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। आप ऐसे समझिए, यदि मैं ऐसे बुलेट चला रहा हूं, तड़ 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 तड़, इंटेंसिटी गई कुछ, तड़ 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 तड़, अब ज्यादा इंटेंसिटी हो गई इसका मतलब, क्योंकि अब नंबर ऑफ बुलेट्स ज्यादा निकल रही है पर सेकंड। यहां इंटेंसिटी इसको बोलते हैं। इसको रटना, रट लेना, समझ में आ गया तो भी और नहीं आया तो भी रट लेना कि इस थ्योरी में इंटेंसिटी को क्या डिपार्टमेंट मिला है और फ्रीक्वेंसी किस डिपार्टमेंट को संभाल रही है। होप कि आपको ये पहले तो ये बॉनी बट्टा समझ में आया है ना। अब आते हैं जो एग्जाम के लिए, ये सब तो थोड़ा मतलब वार्म अप एक्सरसाइज होती है ना, मेन एक्सरसाइज पे आते हैं। वो है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये है बेटा जो डिटेल में अब आपको पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगली क्लास में जब आओ तो बेटर होगा कि इस फोटोन की थ्योरी जो मैंने लिखाई है और आपके पास नोट्स में, एक बार इनको रिवाइज करके क्लास में बैठना, रिवाइज करके क्लास में बैठना, रिवाइज करके, ठीक है। चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्या बवाल है, ठीक है। हाँ, फोटोन चलते रहते हैं, बुलेट्स चलती रहती है, फोटोन निकलते रहते हैं उस सोर्स में से, ठीक। माना ये कोई मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस है। पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब कोई लाइट सफिशिएंट एनर्जी की आती है तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देती है। ये मैंने जो छोटा सा डॉट दिखाया वो इलेक्ट्रॉन। इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अच्छा, ये जो डिजाइन बनाई है, सुनिए एक चीज और बता दूं, जब हम वेव थ्योरी पढ़ते हैं ना तो लाइट को ऐसे दिखा देते, ऐसे। पार्टिकल थ्योरी में ना हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, मतलब बुलेट्स भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी, एक्चुअली ऐसे दिखाते हैं, मतलब इस तरीके से दिखाते हैं, ध्यान रखना है ना। यदि मैं ये सिंबल बना रहा हूं इसका मतलब ये है कि लाइट की फोटोन थ्योरी को चला रहा हूं मैं, लाइट को एज अ फोटोन मान के ऐसे ऐसे करके ये दिखा रहा हूं, ठीक है। अब लाइट आएगी, टक करके इलेक्ट्रॉन निकाल देगी। लेकिन अब यहां को तो क्योंकि हमें डिटेल में पढ़ना है, अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। चलिए अब सुनो, यहां पर अब थोड़ा एक वर्ड समझते हैं पहले। माना सपोज करो मुझे किसी ने पकड़ रखा है कस के, यहां पे पकड़, भाई पकड़ लिया, सपोज करो 5 न्यूटन से पकड़ रखा है, 5 न्यूटन से। अब मुझे कोई इधर खींचना चाह रहा है और चाहता है कि मैं उससे छूट जाऊं, है ना, उससे छूट जाऊं, ठीक है। तो इसे ताकत, इधर वाले को ताकत लगानी पड़ेगी ना। क्या वो 2 न्यूटन ताकत लगा के मुझे उससे छुड़ा सकता है? ये बंदा 2 न्यूटन की ताकत लगा के मुझे इससे छुड़ा सकता है? नहीं ना। तो इसका मतलब सीन क्या होने वाला है कि देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो इलेक्ट्रॉन पहले तो मेटल नहीं पकड़ रखा है ना, मेटल नहीं पकड़ रखा है ना, मेटल ने, तो मेटल ने जितनी एनर्जी से पकड़ रखा है उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। एक वर्ड मैंने लिखा W0, कुछ बुक्स में इसको 5 भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, तो नो इश्यू, हम W0 लेके चल रहे हैं। तो पहले इस वर्ड को समझते हैं। वर्क फंक्शन क्या चीज है? जो खुद मेटल ने पकड़ रखा है, यानी इधर बंदे ने जो मुझे पकड़ रखा था, कितनी एनर्जी से पकड़ रखा था, ठीक है। यानी ऐसी थोड़ी नहीं इलेक्ट्रॉन, तो उसकी भी पकड़ होगी। तो इमेजिन करो ये 5 जूल से पकड़ रखा है, इमेजिन करो 5 जूल की एनर्जी से पकड़ रखा है, क्योंकि वो वर्क फंक्शन है, वर्क है, एनर्जी, तो जूल वर्ड आएगा यहाँ। मान लो 5 जूल से पकड़ रखा है, तो क्या आपने एक एनर्जी डाली और सपोज करो मैंने आई वर्ड और डाल दिया, ई आई माने इंसिडेंट एनर्जी। आप आई डालो डालो मत डालो, ये कोई इशू नहीं है ना, आप खाली ई भी पढ़ सकते हो तो एच न्यू पढ़ लेना, और आई डालना चाहो तो यहां भी आई डाल देना, इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। तो मुझे ये बताइए, यदि ये इंसिडेंट एनर्जी 2 जूल की है, ये इंसिडेंट एनर्जी 2 जूल की है, तो क्या ये इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगी? इलेक्ट्रॉन 5 जूल से इसने खुद ने पकड़ रखे हैं, किसने पकड़ रखे हैं? 5 जूल से।
नहीं निकल पाएगी ना, ठीक है। अब यदि आप नहीं निकल पाई, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसे 3 जूल करोगे। 3 जूल की एनर्जी आई, अब भी नहीं निकलेंगे। 4 जूल आएगी, अब भी नहीं निकलेंगे। 5, अच्छा 5 जूल आएगी तो, यदि 5 जूल आई तो बताइए बताइए, यदि 5 जूल आई तो, यहां थोड़ा कंफ्यूजन है, ये मैं क्लियर कर दूंगा, है ना। वैसे यहां से भी किस 5 जूल पे क्या जवाब देना है, ये तब भी ठीक है, चांस है। एक्चुअली ऐसे समझिए, कुछ लोग यहां बोलने चाह रहे थे कि 6 जूल पे निकलेगी। अच्छा 6 जूल पे क्यों, 5.5 भी तो डाल के निकाल सकते थे, 5.00001 करके भी तो निकाल सकते थे। लेकिन 5 पे भी आप क्या बोलोगे, क्या सपोज करो इसने मुझे 5 न्यूटन से पकड़ रखा है, 5 न्यूटन से इसने पकड़ रखा है, तो मेरा पकड़ उसमें 5 न्यूटन से उसकी तरफ है। यदि ये 2 न्यूटन लगाएगा, 2 न्यूटन, तो मैं इसका हूं इस समय, मैं इसका हूं इस समय। ये 3 न्यूटन लगाएगा, मैं तेरा हूं इस समय, ठीक है। मान लो कोई मुझे 5 रुपए दे रहा है और ये मुझे 3 रुपए दे रहा है ना, तो मैं तेरा हूं भैया, तेरे यहां काम करूंगा मैं। वो कह रहा है 4 रुपए ले ले, वो मुझे 5 रुपए दे रहा है, नहीं मैं तेरे यहां काम करूंगा। वो मुझे 6 रुपए देगा, अरे भाई मैं तेरी तरफ आ रहा हूं। लेकिन एक चीज और, यदि वो मुझे 5 रुपए दे रहा है और ये 5 रुपए दे रहा है, तो इस समय तो मैं सोचूंगा ना कि मैं ना इसका हूं ना इसका हूं। तो 5 पे भी आप एग्जैक्टली इससे तो फ्री कर ही दोगे, भले ही उसका नहीं हो पाया मैं। यानी यदि मैं 5 जूल दे रहा हूं एनर्जी, और 5 जूल क्या बेटा, हाँ एक काम करते हैं, तो देखिए बेटा, तो मैं क्या बता रहा था, यदि आप इस मेटल ने ही 5 जूल से पकड़ रखा है, तो एटलीस्ट ये इंसिडेंट एनर्जी 5 या 5 से ज्यादा होनी चाहिए। उस 5 को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। समझ में आ गया, ये मुझे 5 रुपए दे रहा है, ये मुझे 5 रुपए दे रहा है, तो मेरा स्वभाव, मतलब फिर मैं सोचूंगा तो सही ना मैं किधर जाऊं, मैं अब इसका भी तो नहीं रहा ना। यदि मुझे कोई 5 से इधर खींचे, 5 से इधर खींचे, तो अब मैं यहां पे हूं ना, इसका मतलब मैं उसका भी तो नहीं रहा ना। तो अब सुनिए, तो यानी यदि मेटल ने कुछ एनर्जी से पकड़ रखा है, तो ये इसे मेटल का वर्क फंक्शन बोला जाता है। अब इसकी डेफिनेशन सुनना, ये डेफिनेशन है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, minimum energy required to eject the electron, minimum energy required to eject electron, is it okay? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, जो मिनिमम, जैसे सपोज करो बाजार में कोई रजिस्टर 5 रुपए का आता है, 5 रुपए का है ना, 5 रुपए का। आपने कहा पापा पापा वो रजिस्टर चाहिए मुझे, कॉपी भर गई है, वो मुझे 20 रुपए दे दो। ऐसे ही होता है ना, पापा वो रजिस्टर भर गया है, मुझे 20 रुपए दे दो। क्योंकि पापा को क्या पता कितने का आएगा, 5 रुपए का रजिस्टर आएगा, 15 रुपये जेब में जाएंगे, ठीक। लेकिन पापा है नहीं, तो वही चीज, ठीक पापा। अच्छा ये भ्रष्टाचार तो गफलेबाजी, ये तो गफलेबाजी है, करते ही नहीं करते। 50 रुपए की कोई चीज आएगी, पापा वो 80 रुपए देना, ये तो वहां से जैसे स्कूल वाले, देखना सुनना हाँ हाँ, स्कूल वाले कहते हैं कि हाँ भाई सबका ग्रुप फोटो खींचेगा, सबको 50-50 रुपए जमा करने हैं, सबको 50-50 रुपए जमा करने हैं। अब आप लोग क्या कहते हो, 50 रुपए हैं, देखना कितना खा रहे हैं, नहीं 30 रुपए में हमसे खिंचवा लो। बाजार में 30 रुपए लगते हैं, सारे 20 रुपए का क्या कहते हैं, चाय समोसा खाएंगे। मतलब 30 रुपए की चीज की ये भी कोई बात है टीचरों की है कि 50 रुपए जमा कर देना। घर पे जाएंगे, मम्मी वो 100 रुपए दे दो, स्कूल वालों ने मंगाया, वो ग्रुप फोटो खींचेगा, है ना। सो अब खुद ने भ्रष्टाचार चालू कर दिया, खुद गाली दे रहे थे टीचर को कि क्या कहते हैं यार, 30 रुपए में हमसे खिंचवा लो, 50 रुपए मांग रहे हैं। घर पे मम्मी वो 100 रुपए दे दो, वो स्कूल वाले मंगा रहे हैं, ग्रुप फोटो खींचेंगे। फिर नहीं, मम्मी गाली देंगी, मम्मी गाली देती है कि यार देखो कितना बदतमीज है, 50 रुपए में बाजार में फोटो खिंच जाते हैं, 100 मांग रहे, लूट मचा रखी है स्कूल वालों ने। अभी ला रही हूँ पापा से लेके, अरे सुनो जी बच्चों का ग्रुप फोटो खींचेगा, जरा 250 रुपए देना, जरा 250 रुपए देना। तो ये भ्रष्टाचार आगे तक बढ़ता चला जाता है नहीं, भ्रष्टाचार। ओके चलिए, तो सपोज करो यदि वर्क फंक्शन 5 जूल का है, रजिस्टर 5 रुपए का आ रहा है, तो एटलीस्ट आप 5 रुपए तो लेके आओगे, 5 रुपए लेके आओगे, तब वो रजिस्टर आपको मिल पाएगा। अब ज्यादा लेके आओगे हो, घुमा के, वो बात अलग है। तो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट, मिनिमम एनर्जी। अच्छा मुझे पापा से मम्मी से एक चीज और याद आ गई, उसे निकाल देता हूँ है नहीं। पापा भी कभी कभी स्मार्ट होते हैं, सब पता है कि भाई कितने का रजिस्टर आता है, दर्रक 5 रुपए का आता है। अब देखिए ऐसे एक बार पापा थे, एक रोबोट ले आए, एक रोबोट लेके आए। वो रोबोट में शक्ति ये थी कि वो झूठ सेंस कर लेता था,
झूठ को पकड़ लेता था। और एक और उसमें एक एड ऑन फंक्शन था, जो झूठ बोलता था उसके कान पे मार देता था सटाक। अब वो रोबोट ले आए घर पे, यानी रखा। अब बच्चा आया होगा उनका लड़का, आपने पूछा हाँ भाई कहां से आ रहा है? बच्चे को कुछ नहीं पता कि घर में एक मशीन आ गई है। हाँ कहां से आ रहा है? पापा वो ट्यूशन से आ रहा हूँ। रोबोट ने उसके कान पे मारा फटाक। लड़के को समझ में नहीं आया ये क्या मशीन है, कहां से आ रहा है? पहले वो रोबोट की तरफ देखता है, पापा ट्यूशन से। फिर रोबोट ने मारा फटाक, उसे लगा कुछ गड़बड़ है। पापा वो पिक्चर देख के आ रहा हूँ। अब रोबोट ने कुछ नहीं कहा। पापा वो पिक्चर देखने गए, पिक्चर देख के आ रहा हूँ। ठीक है पिक्चर देखने आया है, कौन सी रहेगी पिक्चर? पापा वो बागवान। रोबोट ने फिर मार दिया फटाक। उसको समझ में आने लगा कि साला झूठ बोलो मैं, पापा पक्का बागवान पटाक, है नहीं? पापा वो देख के आया था माँ पटाक। पापा वो देख के आया था जिस्म 2। अब रोबोट ने कुछ नहीं कहा, है नहीं? पकड़ में आ गई चोरी उसकी। अब पापा को गुस्सा आया, सुन के बदतमीज नालायक, ये उम्र है तुम्हारी बिगड़ने की। तुम्हारी उम्र में मैं सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता था, कैरियर ओरिएंटेड था। भूल गए पापा की मशीन तो उनके लिए भी है। रोबोट ने पापा के कान में मारा पटाक, पापा की पोल खुल गई, है नहीं? जैसे ही रोबोट ने बाप के गाल से मारा पटाक, मम्मी भी देख रही थी। पता था मुझे, पता था तुम्हारी हरकतें, है ना? तो वो तो बिगड़ेगा ही, औलाद जो तुम्हारी है। अब की बार रोबोट ने मम्मी के थप्पड़ मार दिया फटाक। साला एक रोबोट ने घर में रायता फैला दिया, सबकी पोल खुल गई। जैसी मम्मी ने कहा कि औलाद तो तुम्हारी है, रोबोट ने कटाक। ओ भाई सब सत्यानाश हो गया, रोबोट ने ऐसी कर दी। अच्छा कभी कभी मिसकंफ्यूजन क्या होता है कभी कभी कंफ्यूजन, बाप चाहता है कि बेटा मेरे नाम से जाना जाए। ओए राजू इधर आ, बेटे को बुलाता है, राजू इधर आ, आज के बाद तुझसे कोई पूछे तू किसका लड़का है तो तू यूं कहियो मैं बलविंदर सिंह का लड़का हूं। किसका? बलविंदर सिंह का लड़का हूं। ठीक है हाँ पापा मैं यही कहूंगा, बलविंदर सिंह का लड़का हूं। ठीक है हाँ। अब हाँ रोबोट की वजह से क्या होगी, कलेश हो गई थी। मम्मी ये सुन रही थी, मम्मी क्या कहती है, नहीं ये क्या सिखा रहे हो बच्चे को, बलविंदर सिंह का लड़का हूं। अरे बड़ा होके उसकी अपनी खुद की पहचान बनने दो, अपनी आइडेंटिटी बनने दो। नहीं तू नहीं बोलेगा बलविंदर सिंह का लड़का, तू राजू बोलियो अपना। पापा चाहते थे कि बलविंदर सिंह का लड़का हूं ऐसे पहचान होने, मम्मी कहती थी नहीं, कि तुझे अपनी पहचान बनानी है, अपना वजूद बनाना है, अपनी आइडेंटिटी बनानी है। ठीक है ये घर में ये किस्से चलते थे। अब एक दिन बच्चा बाहर मोहल्ले में खेल रहा था, तो कोई जान पहचान के अंकल टाइप के है, बेटा इधर आना, तुम बलविंदर सिंह के लड़के हो ना? अब बच्चे का जवाब सुनना, पापा तो यही कहते हैं पर मम्मी मना करती है। पापा तो यही कहते हैं पर मम्मी मना करती है। तो बेचारा छोटा सा मासूम वो क्या समझे, तो इसीलिए अब आ जाओ, बनिए से याद आया मुझे। ठीक कम टू दी पॉइंट, तुम ना मुझे बहुत बातों में लगा देते हो, ये बातों में लगा देते हो, मैंने कितनी बार मना किया है? चलो अब आप कहोगे सर हमारा तो कोई दोष ही नहीं है, नहीं दोष ही नहीं है। चलिए तो ये वर्क फंक्शन क्या चीज है? ये वो चीज है जितने का एक्चुअल में रजिस्टर है। एक्चुअल में अब पैसे आप ज्यादा ले आओ या कम लाओगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, बराबर तक पे निकल जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए, तो वर्क फंक्शन समझ में आ गया। अब मैं आपसे एक जो चीज पूछ रहा हूँ थोड़ा दिमाग लगाना आप भी। वर्क फंक्शन की डेफिनेशन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। हाँ भैया पहले इतने पैसे ला, या फिर कभी कभी किसी आदमी को जेल हो जाती है ना, तो गवर्नमेंट या न्यायालय में से बॉन्ड आता है, इसको बेल करानी है कुछ, क्योंकि जेल कुछ बेलेबल भी होती है, तो भैया पहले 50,000 रुपए भर दो, बेल करा लो इसकी, केस फिर बाद में चलता रहेगा। तो ये वो यानी बेल, इसको इलेक्ट्रॉन को जेल में से बेल कराने के लिए एटलीस्ट कितनी एनर्जी चाहिए, वो वर्क फंक्शन कहलाता है। और ये वर्क फंक्शन भगवान ने हर मेटल को अलग अलग दे रखा है, क्योंकि ये मेटल की प्रॉपर्टी है। सोचो आराम से, क्योंकि हर मेटल ने अपने अपने तरीके से पकड़ रखा होगा। किसी ने इलेक्ट्रॉनों को लूजली पकड़ रखा होगा, किसी ने इलेक्ट्रॉनों को टाइटली पकड़ रखा होगा, है ना? किसी ने लूजली। अच्छा कुछ बच्चे, मैं भूल गया एक चीज, कुछ बच्चों का एक क्वेश्चन ये भी होता है, सर फिर वर्क फंक्शन और आयनाइजेशन एनर्जी में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है, आयनाइजेशन एनर्जी से नहीं मैच कर रहा, बस थोड़ा सा, मतलब कोई अंतर तो नहीं, मतलब थोड़ा सा अंतर भी है। आयनाइजेशन एनर्जी भी तो यही डेफिनेशन थी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द, है ना? लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड फॉर अ सिंगल एटम, एक ही एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना। ये तो पूरा मेटल सरफेस है ना, इसमें कई सारे एटम होंगे, उस इलेक्ट्रॉन पर पता नहीं कितने सारे एटमों का प्रभाव होगा। मतलब चीज वही है, बस आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एक सिंगल एटम के लिए डिफाइंड होती है। वर्क फंक्शन पूरे मेटल के लिए डिफाइंड है। आ गया समझ में? नहीं आ गया?
ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैस एटम। प्रियांशु ने बहुत बढ़िया प्रॉपर वर्ड यूज कर लिया, मैं तो इतनी केमिस्ट्री नहीं जानता पर समझ गया ये सब। मतलब जो अकेला एटम हो न्यूट्रल, अलग अलग हो, आइसोलेटेड, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसे आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। लेकिन एक मेटल में से निकालते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन पर तो कई सारे एटमों का प्रभाव होगा ना, तो उसे वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक, थोड़ी देर के लिए आयनाइजेशन एनर्जी समझ सकते हो बस। अब सुनिए, मान लो आपका वर्क फंक्शन 5 जूल है। अब सुनना जो मैं चीज बोल रहा हूं, ठीक है, आपका वर्क फंक्शन 5 जूल है और एनर्जी 3 जूल है, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि यदि ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पा रहा तो हमें क्या करना चाहिए? आप कहोगे एनर्जी बढ़ानी चाहिए, लेकिन एनर्जी बढ़ेगी कैसे, क्या करूं? जैसे गर्मी लग रही है, सर पंखे की स्पीड तेज कर दो, पंखे की स्पीड बुम 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 तेज हो जा, ऐसा थोड़ी नहीं होगी। आप जाओगे रेगुलेटर बढ़ाओगे तब पंखे, रेगुलेटर से एडजस्टमेंट करोगे तब पंखे की स्पीड बढ़ेगी। तो आपको बिल्कुल ठीक नमन निकुंज, क्योंकि ये जो एनर्जी है वो एच न्यू के बराबर होती है। अच्छा, न्यू पे भी आई डाल सकते हो। और इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी एच न्यू, एच में तो आप कुछ कर नहीं सकते, न्यू पर कंट्रोल कर सकते हो। तो न्यू बढ़ा के ही एनर्जी बढ़ सकती है। यदि आपकी न्यू सफिशियंट नहीं है, मान लो आपकी ये एनर्जी 3 जूल है और ये वर्क फंक्शन 5 जूल है, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा और आप निकालना चाहते हो, तो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, पहले थोड़ा थोड़ा करके फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, थोड़ा थोड़ा करके। जैसे आपको चाय यदि थोड़ी सी ज्यादा मीठी पसंद करते हो, कोई कुछ अलग मीठी, कोई अलग मीठी, तो यदि चाय फीकी लग रही है थोड़ी चीनी डाल दो, और अभी थोड़ी सी बढ़िया पर अभी टेस्ट नहीं आ रहा तो और चीनी डाल दो, और चीनी डाल दो, और चीनी डाल दो, है ना, कभी तो आपको टेस्ट आएगा ये चीज, कभी तो। अब वर्क फंक्शन को गौर से सुनना, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? इंसिडेंट एनर्जी की वो मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। समझ गए? और ये मैंने क्या बोला, ये वर्क फंक्शन भगवान ने सबको अलग अलग दे रखा है। जा तेरा वर्क फंक्शन इतना है, जा तेरा वर्क फंक्शन इतना है, जा तेरा वर्क फंक्शन इतना है। और यहां पर एक नंबर का क्वेश्चन, जो एल्कली मेटल होते हैं ना, जो फर्स्ट ग्रुप में होते हैं, उनका वर्क फंक्शन बहुत ही कम होता है। केमिस्ट्री वाले जानते होंगे, इतना सब पे केमिस्ट्री है। जो एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल जो सेकंड ग्रुप के होते हैं, उनके थोड़े नखरे कम होते हैं। मतलब बस सस्ते में इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ज्यादा खर्च नहीं करनी पड़ेगी एनर्जी, उनके नखरे कम होते हैं। ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाई वी प्रीफर एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हम एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों प्रीफर करते हैं? क्योंकि वर्क फंक्शन कम होता है, वर्क फंक्शन कम होता है, बस इतना जवाब देना है। तो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? द मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। अब एनर्जी होता है फॉर्मूला एच न्यू, क्योंकि यहाँ आई लग रहा है तो यहाँ आई डाल दो, यहाँ मिनिमम डाल रहा है तो मिनिमम डाल दो। मतलब समझ गए कि मिनिमम कितनी शक्कर डालें कि आपको चाय में टेस्ट आना चालू हो जाए। तो मिनिमम, यदि आपको ये एनर्जी बढ़ानी है तो इस एनर्जी को यदि रेगुलेट करना है तो फ्रीक्वेंसी से ही कंट्रोल होगी। यदि ये एनर्जी इस लायक नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पा रहे, तो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, अभी भी नहीं निकले फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, अभी भी नहीं निकला फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, कभी तो निकलेगा। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाए उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। जैसे ही, तो ये वो क्या चीज है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। रजिस्टर 5 रुपए का आ रहा था तो मिनिमम 5 रुपए तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है? ये है वर्क फंक्शन। लेकिन अब मैंने क्या बोला? न्यू आई मिनिमम, इस सिंबल की बजाय, क्योंकि आप बिगनर लेवल पर हो तो इसलिए मैं इतने हैवी सिंबल यूज कर रहा हूं। थोड़ी देर के बाद हम इसको न्यू नॉट, इसी लंबे सिंबल की बजाय न्यू नॉट यूज करेंगे। समझ गए? जब तक आपको आदत नहीं पड़ रही जब तक आप ये यूज करो, ताकि यहां पे भी हिट होता रहेगा, क्योंकि इसमें सारे शब्द लिख रहे हैं ना। इंसिडेंट फोटोन की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर इजेक्शन स्टार्ट हो जाए, न्यू नॉट। और हो सकता है कुछ बुक्स में एफ नॉट मिले, मैं तो न्यू नॉट यूज कर रहा हूं। इसका मतलब इस फॉर्मूले को एच न्यू नॉट भी लिख सकते हो। एच न्यू नॉट, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला एच न्यू नॉट। और इस न्यू नॉट को बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशहोल्ड वर्ड का मतलब होता है दहलीज, देरी, जो दरवाजे पे देरी होती है, अपनी सीमाएं मत पार करो, दहलीज मत। दहलीज क्या? बिल्कुल नपीतली, मतलब न्यू आई मिनिमम या न्यू नॉट एग्जैक्टली पापा के द्वारा दिए गए उतने पैसे हैं जितने का आप रजिस्टर ले पाओगे, कुछ एक्स्ट्रा बचेगा नहीं आपकी जेब में जो आप चालाकी चलना चाह रहे थे। यानी 5 जूल, ये न्यू नॉट वो फ्रीक्वेंसी होती है, यदि हमने इंसिडेंट फोटोन को दी तो वो एग्जैक्टली वर्क फंक्शन के मैच ही करेगी। बस आ गया समझ में कि न्यू नॉट क्या चीज है?
मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इजेक्शन हर फ्रीक्वेंसी पे नहीं हो सकता। रजिस्टर 5 रुपए का है तो 4 रुपए पापा ने दे दिए तो रजिस्टर नहीं ला पाओगे आप, ज्यादा दे दे तो आपके मजे है। होपफुली कि ये समझ में आ गया कि एच न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, और एक और नाम है इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यदि आपने इस फ्रीक्वेंसी से कम किया, इस फ्रीक्वेंसी से चिन्नी से भी कम कर दी, तो उसका प्रभाव यहां पड़ जाएगा, फिर आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, कट ऑफ। आइए इसको समराइज करते दूसरे तरीके से, ये जो मैंने अभी आपके सामने बताया ना, इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं कि क्या बता दिया। अब मुझे बताइए, एक नए सिरे से बताता हूं, बताना ये समझ में आ गया कि यदि आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन निकले तो आपकी इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से बड़ी नहीं तो एटलीस्ट बराबर होनी चाहिए। ये समझ में आया कि नहीं? इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से बड़ी या बराबर होनी चाहिए, तब इजेक्शन होगा। इसकी जो डेफिनेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वो है ये कि व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी या सुटेबल एनर्जी इंसिडेंट, तब फोटो इजेक्शन होता है। ये सुटेबल वर्ड क्यों डाला कि यदि तुमने कमजोर लाइट डाल दी, कमजोर एनर्जी की या कमजोर फ्रीक्वेंसी डाली तो इजेक्शन होगा नहीं। आइए इसको समराइज करते हैं। समराइज कि फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने क्या सीखा? फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यदि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिए तो इंसिडेंट एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन। और सुनिए एक चीज और, वर्क फंक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल की। वर्क फंक्शन का आशीर्वाद भगवान ने मेटल को दिया है। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इस फॉर्मूले को देखो तो एस तो कांस्टेंट है, न्यू नॉट के साथ वर्ड जरूर फ्रीक्वेंसी आ रहा है कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, शब्द जरूर फ्रीक्वेंसी आ रहा है, पर ये वर्क फंक्शन पे डिपेंड करती है। जैसा वर्क फंक्शन वैसी फ्रीक्वेंसी होगी थ्रेशोल्ड। मतलब जैसे हर मेटल का अलग अलग, वैसे भी ये हर मेटल का अलग अलग है। यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। वो रजिस्टर कितने रुपए का आएगा, ये रजिस्टर की प्रॉपर्टी है। अच्छे पेजों का रजिस्टर लोगे, है ना, क्लासमेट है उसका, तो वो 10 रुपए का भी आ सकता है कॉपी। रजिस्टर मतलब कॉपी, आ रहा है समझ में? तो ये वर्क, इससे क्या बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी वर्ड है। अरे फ्रीक्वेंसी वर्ड जरूर है, पर ये एच कांस्टेंट, वर्क फंक्शन फॉर ए स्पेसिफिक मेटल कांस्टेंट होता है। आप इसे बढ़ा सकते हो इस एनर्जी को, पर ये फॉर ए स्पेसिफिक मेटल तो कांस्टेंट रहेगा। तो फॉर स्पेसिफिक मेटल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को आप बदल सकते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं बदल सकते आप, ठीक? तो फॉर इंसिडेंट, यदि इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से बड़ी या बराबर होगी तब इजेक्शन होगा, ठीक? अब आ जाओ, हाँ, फ्रीक्वेंसी इज प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। जो इंसिडेंट, एक्चुअली इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, बट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सिर्फ मेटल की प्रॉपर्टी है। अब सुनो, इसी बात को बताना, ई माने एच न्यू। अच्छा, मैं अभी जब तक बिगनर लेवल पर हूं तो आई वर्ड डाल रहा हूं, फिर मैं कुछ दिनों बाद आई वर्ड हटा दूंगा। आप कहो तो अभी हटा दो, नहीं तो चलो आई रहने दो। तो ई का मतलब होता है एच न्यू, और आई डालना है तो आई डाल दीजिए। और वर्क फंक्शन का अभी यहां फॉर्मूला लिख रहे हैं एच न्यू नॉट, एस से एच कट गया तो न्यू आई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट। ये काय की प्रॉपर्टी है? वही। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा? या तो इस अंदाज में बोल दो या इस अंदाज में। ये अंदाज क्या है? यदि आपकी इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है या बराबर है तो होगा, या आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है या बराबर है तब होगा। और एक और अंदाज से हम बोल सकते हैं, वो कौन सा अंदाज है? देखिए, आपका न्यू लैम्डा इक्वल टू सी होता है, न्यू लैम्डा इक्वल टू सी, तो यहां से न्यू किसके बराबर हो गया? सी अपॉन लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा। तो इस फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस न्यू को लिख दूं सी अपॉन लैम्डा, इस न्यू को भी लिख देता हूं सी अपॉन लैम्डा, लेकिन ऐसे तो सी से सी, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, ठीक है? चलिए, ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी तो ये इंसिडेंट वेवलेंथ, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। ये एडजस्टमेंट समझ में आई? उसी इनइक्वालिटी को ऐसे संभाल दिया। अब जब आप इसको करोगे, इसको तो सी से सी कट जाएगा, तो देखना बेटा ये इधर आ जाएगा तो लैम्डा नॉट ग्रेटर देन लैम्डा आई। लेकिन क्योंकि मैंने हर बार आई वाले लेटर को लेफ्ट में लिखा है तो इसको इधर, और अब आप समझिए, जो आप थोड़ा फील कर रहे होगे फॉर्मूले तो आप समझ जाओगे कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई मैंने। यानी इस फ्रीक्वेंसी को और इस एनर्जी को इनसे बड़ा होना पड़ेगा, लेकिन इंसिडेंट वेवलेंथ को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से छोटा होना पड़ेगा या बराबर होना पड़ेगा, तब होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला एस सी अपॉन लैम्डा होता है। यदि पापा ने उतनी वेवलेंथ दी है जितने की एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकल पा रहे हैं ना, तो यदि आपने वेवलेंथ थोड़ी सी भी बढ़ा दी तो ये घट जाएगी।
इज इट ओके? ये चीज, तो ये हो गया हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अच्छा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है? यदि आपसे कोई पूछे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन दो, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, या अबव विच, यदि फ्रीक्वेंसी इससे ऊपर, सॉरी बिलो विच इजेक्शन कैन नॉट हैपन, सॉरी गलत बोल गया, अब ठीक है, उसके नीचे की फ्रीक्वेंसी पे इजेक्शन नहीं होगा। इसमें उल्टा बोलना पड़ेगा, इट इज मैक्सिमम वेवलेंथ, इससे ऊपर बढ़ा दिया तो इजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, आइए अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, चलिए, कि आइंस्टीन ने कैसे एक्सप्लेन किया। देखिए, तो हेडिंग है हमारी, एक्चुअली उससे पहले एक चीज याद कर लीजिए, हर्ट्ज जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो इनकी भी पीठ पे शाबाशी बनती है कि भुस्मे से सुई ढूंढ ली उन्होंने, क्योंकि ये कॉमन फिनोमेना नहीं है कि यूं करके दिख जाए इलेक्ट्रॉन निकलना आपको, कि लाइट आई इलेक्ट्रॉन निकल गया, हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया। फिर एक साइंटिस्ट थे, जोड़ीदार थे, एक तो लिनार्ड एंड एक हॉलॉग। अब इसकी स्पेलिंग देख लेना बेटा, कंफर्म कर लेना, इसकी स्पेलिंग हो सकता है काल्पनिक हो, उसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध न हो, है ना, तो स्पेलिंग थोड़ा देख लेना। लिनार्ड एंड हॉलॉग दोनों अलग थे, इन्होंने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पोस्टमार्टम किया, यानी एक्सपेरिमेंटल स्टडी करी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी करी किसने? इन दोनों ने मिलके। इसको देख लेना स्पेलिंग में और प्रोनाउंसिएशन देख लेना, है ना, ठीक। हाँ, साइंटिस्टों के नाम सीधे नहीं होते, क्या करें बेटा यार, ये उन्हें हमारी संस्कृत अजीब सी लगती होगी, युधिष्ठिर, अश्वत्थामा, है ना, है नहीं, परित्राण है, साधुना है ना, इस तरीके से अजीब सा लगता होगा, नो डाउट। तीसरा, आइंस्टीन ने इसे एक्सप्लेन किया। ये तीन नाम आपको याद होने चाहिए, नाम याद होने चाहिए। किसने क्या करा? हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया, लिनार्ड एंड हॉलॉग ने एक्सपेरिमेंटल स्टडी करी। अगली क्लास जब हम पढ़ेंगे तो इसका बड़ा डिटेल में, बड़ा मजेदार है। आज मैं पहले इस आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन पढ़ा रहा हूं। मतलब एक चीज और, इतिहास में पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, लेकिन यहां पहले ये करने जा रहा हूं मैं, पहले एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है, ताकि फिर जब स्टडी करें ना तो थोड़ा आसान लगेगा। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत आसान है, आइंस्टीन का नाम सुन के घबराहट होती है, अरे कई तो ऐसे टॉपिक है जो मुझे समझ में नहीं आया, आइंस्टीन के रिलेटिव थ्योरी ढंग से नहीं आई है, रिलेटिव थी, ठीक है, लेकिन ये थ्योरी बड़ी आसान है, इसके लिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो अब है एक्सप्लेनेशन जो आइंस्टीन ने दिया। अब ठीक से सुनना, उन्होंने क्या बोला, देखिए, कि यदि तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझना है तो आप ऐसे समझो कि ये बुलेट्स आ रही हैं, टक से इलेक्ट्रॉन निकल गया। सबसे पहले तो आप इसे कोलिजन समझिए, कोलिजन है, इसे कोलिजन समझिए, ठीक। आइंस्टीन कह रहा है कन्हैया कि आइंस्टीन के बीवी बच्चे नहीं थे यार, आइंस्टीन का तो शायद नहीं थे, न्यूटन के भी नहीं थे। न्यूटन के लिए तो एक मीम भी बनता है कि जिसने ग्रेविटी फाउंड की, वो है ना, ग्रेविटी, वो खुद किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाया अपनी तरफ, वो खुद किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। चलिए अब आ जाइए, अब सुनना आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन, कि जब फोटोन इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं ना, इसको आप कोलिजन की तरह सुनिए, कोलिजन की तरह समझिएगा। कोलिजन तो दो पार्टिकल के बीच में होता है ना, तो दो पार्टिकल कौन है? तो उन्होंने कहा है तो सही, एक तो ये ना इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, और एक ये जो फोटोन आया है, इंसिडेंट फोटोन जो आया है, उस एक पार्टिकल वो है, और एक जो इलेक्ट्रॉन निकल गया है। आप ऐसे समझो, कैरम बोर्ड पे निशाना साधते हो ना स्ट्राइकर से, जैसे ही चलाते हो तो जैसे ही स्ट्राइकर गोटी से लगता है तो गोटी निकल जाती है, स्ट्राइकर वहां आ जाता है। तो एक स्ट्राइकर है और एक गोटी है, पहले तो ऐसे समझो, स्ट्राइकर और एक गोटी। स्ट्राइकर है, स्ट्राइकर नाम का पार्टिकल है फोटोन, और गोटी है हमारी इलेक्ट्रॉन। इज इट ओके? लेकिन स्ट्राइकर में एनर्जी होगी तभी गोटी निकलेगी, ये भी सच है। पहली बात तो ये कि क्या एक्सप्लेनेशन किया कि इट इज अ कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल। कोलिजन, यदि ये वेव होते तो वर्ड यूज करते कि इट इज अ सुपर इम्पोजिशन, उन्होंने वर्ड यूज किया कोलिजन है ये, कि कैरम बोर्ड की गोटी आई, सॉरी स्ट्राइकर आया, गोटी निकाल दी। फिर क्या बेटा, अच्छा गूगल कर लिया, सर 2 वाइफ थी आइंस्टीन की, अच्छा तो यार साइंटिस्ट बनने में बहुत स्कोप है यार, इसका मतलब साइंटिस्ट बनने में, मेरे को तो ये पता ही नहीं था,
ओ भाई है ना, नहीं शायद से गूगल भी कर लिया इतनी देर में। यार ये तो बड़ा अच्छा स्कोप है साइंटिस्ट बनने में। मैं तो बिना बात के प्लम्बर बॉय और पिज्जा बॉय बनना चाह रहा था, है ना। तो इसका मतलब साइंटिस्ट में भी, चलो यार ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इधर आते हैं। क्या राजा बनने में और ज्यादा, अच्छा राजा बनने में और ज्यादा फायदा है यार, वो पता नहीं किस्मत में है या नहीं। चलिए राजा बनने में, ठीक, नाम में यदि ऋतुराज है, राज जरूर है पर राजयोग नहीं लिखा यहाँ, है नहीं। चलिए मुझे तो ये लग रहा है कि मेरे नाम में कुछ गड़बड़ है, अपना नाम वासनी हटा के सिंघानिया ओबरॉय कुछ ऐसा लिख लूं, ऋतुराज ओबरॉय, ऋतुराज सिंघानिया, चाहे नाम में कृपा छुपी हो, है ना। ठीक, चलिए ओके, चलिए लीव इट, मुद्दे पर आते हैं। तो पहली चीज क्या कि ये कोलिजन है दो पार्टिकलों का, एक इंसिडेंट फोटोन आया और टक से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, स्ट्राइकर और गोटी का कोलिजन। दूसरी चीज, अब दूसरी चीज समझना, वो मैं ऐसे समझाऊंगा कि जैसे सपोज करो ये मेटल है, ये मेटल है ना, जिसका वर्क फंक्शन 3 जूल है। अब इससे मैं 4 गेम खेलूंगा, 4 तरीके से खेलूंगा, है ना, ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊं। वर्क फंक्शन कितना है, 3 जूल। और अभी आइंस्टीन का पहला पार्ट बताया मैंने कि दिस कोलिजन। अब इसको दूसरी बात और सुनिए आइंस्टीन की इसी में, ये ना वही मेटल जिसका वर्क फंक्शन 3 जूल है, वही मेटल। क्या कर रहे हो सर, बार बार बनाए जा रहे हो, 3 जूल, ठीक। अब देखिए, मान लो यदि आपने इस पर एक ऐसी एनर्जी डाली 5 जूल, मान लो 5 जूल की, मैंने इस पर फोटोन डाले। अब फोटोन को ऐसे बना सकते हो, बुलेट बना सकते हो, कैसे भी, देखे तो किसी ने नहीं है। माना ये फोटोन आ रहे हैं और हर फोटोन में एनर्जी 5 जूल 5 जूल 5 जूल 5 जूल है। अब ऐसे समझना बेटा, एक चीज और, वो मैंने जूम करके बना दिया है, ये कोई सोर्स है, ये जा रहे हैं फोटोन, केवल ये बहुत सारे जा रहे होंगे, बहुत सारे जा रहे होंगे, उसमें से मैंने इतने वाले को थोड़ा जूम कर दिया, ऐसे समझो, है ना। ये सोर्स है, फोटोन डाल रहा होगा, पूरी सरफेस पे डाला होगा, उसमें से मैंने किसी पर्टिकुलर सेक्शन को ले लिया जूम। अब हर फोटोन में बराबर एनर्जी होती है, 5-5 जूल के एनर्जी पैकेट्स आ रहे हैं, 5-5 जूल के एनर्जी पैकेट्स। अब जब ये 5 जूल का बम विस्फोट इस पे होगा, गुब्बारा है ना, फूटेगा, तो अब ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और सीखिए। ये भी आइंस्टीन ने बताया था, उन्होंने बताया था कि जो इंसिडेंट एनर्जी है जब वो फटती है तो उसका एक पार्ट तो वर्क फंक्शन में और बचा हुआ पार्ट निकले हुए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, निकले हुए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। मतलब दोबारा समझाता हूं कि ये जो 5 जूल का बम जब इसमें फटेगा, 5 जूल का स्ट्राइकर जब इस गोटी पे लगेगा, 5 जूल, तो 3 जूल तो उसे सिर्फ निकालने में खर्च हो जाएंगे, 5 में से, उस 5 में से 3 जूल तो निकालने में खर्च हो जाएंगे। अब जो रह गया 2 जूल, वो 2 जूल उसकी काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, वो 2 जूल उसकी काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। ये था डिस्ट्रीब्यूशन। एनर्जी को इस तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब 2 बातें बोली, पहली बात तो कोलिजन वाली थी और दूसरी बात थी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रखना है आपको। अच्छा एक चीज और बताइए, यदि हर फोटोन की एनर्जी 5 जूल है तो फ्रीक्वेंसी बनने वाली होगी बिल्कुल नपीतुली या ज्यादा होगी थ्रेशोल्ड से। मतलब पापा ने कितने पैसे दिए रजिस्टर खरीदने के लायक, या रजिस्टर से ऊपर भी दे दिए, सोच के देखिए। यदि हर फोटोन की एनर्जी 5 जूल 5 जूल 5 जूल है और वर्क फंक्शन 3 जूल है, बिल्कुल ठीक जवाब दिया। इसका मतलब आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तभी उसके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी भी है, ठीक है, ऊपर दे दिए पैसे थोड़े से, बिल्कुल ठीक। तो ये 5 जूल का जब बम फटेगा तो 3 जूल तो इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च हो जाएगा, 5 जूल की एनर्जी का 3 जूल निकालने में, बचा हुआ 2 जूल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, एक और चीज क्लियर कर दूं। देखिए बेटा, सामने एक डॉट हो बहुत छोटा सा दीवार पे, दूर है मुझसे थोड़ी सी, और मुझसे कोई कहे मशीन गन, उस छोटे से डॉट पे निशाना मारो, तो मैं यदि बुलेट चला रहा हूं तर 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 तर, तो जरूरी नहीं मेरी सारी बुलेट का निशाना लग जाएगा, मिस हिट भी हो सकता है। मतलब यदि ये फोटोन उस में सरफेस में मौजूद इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो निकलेगा। आपने स्ट्राइकर मारा, स्ट्राइकर क्या कहते हैं मिस कर गया, गोटी तक गया ही नहीं, या गोटी और 2 गोटियों के बीच में से निकल गया, 2 गोटियों के बीच में से निकल गया, हिट ही नहीं हुआ किसी को, तो फिर निकलेगा भी नहीं। तो ये थ्योरी तब है जब उससे कोलिजन हो तो सही। तो इसका मतलब ये है कि जब ये फोटोन इधर इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इधर वाला फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगा तो निकल जाएगा, ये वाला फोटोन इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगा तो निकल जाएगा। तो जैसे 4 फोटोन आ रहे हैं आगे पीछे, है ना, तो ये लगा तो इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, फिर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, ये सकता है वर्ड इसलिए बोल रहा हूं
क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यदि हिट ही नहीं होगा तो कैसे निकालेगा? तो इसका मतलब यदि ये 4 फोटोन मैंने दिखाए हैं, तो ये 4 फोटोन यदि सक्सेसफुली हिट हो गए तो 4 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं मैक्सिमम। ये बात ध्यान रखना, यानी जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन निकलने की वो 4 है। हो सकता है 3 निकले, हो सकता है 2 निकले, है नहीं सर? सरफेस पर तो हर जगह पर ही, वो भी अल्पना में बता दूंगा जब आप बता दूंगा कि क्या है। अब सब लोग सोच रहे हैं ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एक्चुअली यदि ये क्वेश्चन आ गया तो मैं बता देता हूं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता है ना थोड़ा सा, या तो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से आता है तो वो भगी जाएगा, निकल ही जाएगा, नहीं तो जनरली एटमॉस्फेयर में नहीं निकल पाता। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये मेटल ना पॉजिटिव हो जाएगा, वो वापस खींच लेगा उसको। ये भी होता है, आपने पूछ लिया इसलिए बता रहा हूं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है वो वापस खींच लेगा, चला वापस, बहुत ठीक है। लेकिन अभी हमें उस पर विचार नहीं करना, जो निकल गया उसको देखना है, ठीक। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? ये मैं बता रहा था यदि ये 4 फोटोन है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन निकालने की संभावना है। इज इट ओके? चलिए 3 भी हो सकता है 3 ही निकले। अब मान लो यदि आपने अच्छा इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो आप एक ऐसे सिनेमा हॉल में जा रहे हो जिसकी टिकट 3 रुपए है। किस जमाने की बात कर रहे हो सर? ये मैं अपने दादाजी के जमाने की बात कर रहा हूं, ठीक है। मान लो सिनेमा हॉल में जा रहे हो 3 रुपए, क्योंकि ये उसी समय हुआ होगा ना, उस जमाने की बात। तो यदि आप 5 रुपए लेके जा रहे हो, 5 रुपए लेके जा रहे हो, सिनेमा हॉल की टिकट 3 रुपए है। अब हर सिनेमा हॉल की टिकट अलग अलग होती है ना, फिलहाल इस सिनेमा हॉल की टिकट 3 रुपए। तो 5 रुपए जब लेके जाओगे तो 3 रुपए वहीं कट जाएंगे टिकट में, 3 रुपए तो टिकट में कट जाएंगे। अब रहेंगे 2 रुपए। उस 2 रुपए का तुम अटरम सटरम बर्गर टर्गर पिज्जा मीजा खा सकते हो। आ रहा है समझ में? मान लो यदि आप थोड़े से और ज्यादा पैसे लेके आ रहे हो, मैंने डबल ग्रेटर देन लगा दिया, तो अब फोटोनों में एनर्जी थोड़ी और ज्यादा होगी, थोड़ी और ज्यादा होगी, थोड़ी और ज्यादा होगी। मान लो मैं ये लिख देता हूं, अब इनमें 10-10 जूल एनर्जी है, इमेजिन करो। अब तुम 10-10 रुपए लेके आ रहे हो। अब जब ये 10 जूल का बम फटेगा, इस पे फोटोन फटेगा, ठीक है। जब ये, तो अब ये 10 जूल को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, इस 10 जूल में से 3 जूल तो वहीं के वहीं टिकट के कट गए, आपके 3 रुपए टिकट के कट जाएंगे, और रह जाएंगे 7 रुपए। उसका तुम अटरम सटरम खा सकते हो, खूब, अब ज्यादा खा सकते हो, ठीक है। चलिए एक बार ले गए थे हम भी अपनी, ठीक है। अब क्या खाऊं, अब मैं क्या खाऊं, खाई जा रही। अब बोली अब मैं क्या खाऊं, मैंने कहा रेहम खा ले, अब तो बस रेहम खा ले। चलिए ये 10 जूल, ये 3 जूल। अब सुनना, ये 10 जूल क्या है? इंसिडेंट एनर्जी। आप इसे EI भी लिख सकते हो, दिस इज इंसिडेंट एनर्जी। ये क्या चीज है? वर्क फंक्शन। और ये क्या चीज है? काइनेटिक एनर्जी। हालांकि मैंने अभी इसमें थोड़ा सा झूठ बोला है। अच्छा झूठ नहीं, मैं सच बोल देता हूं, हो सकता है कुछ के ऊपर से जाए, लेकिन कायदे से मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। एक्चुअली सच ये है कि जो इंसिडेंट एनर्जी है 5 जूल, 3 जूल तो इलेक्ट्रॉन निकालने में जाएगी, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 जूल काइनेटिक एनर्जी में जा सकती है। लेकिन अभी ये समझाने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, एक काम करते हैं बाद में बात करेंगे। चूल्हे में जाने दो अभी, अभी भूल जाओ जो मैंने बोला, भूल गए ना, दोबारा गिनते हैं। तो 5 जूल की एनर्जी आएगी तो 3 जूल इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च हो जाएंगे, और 2 जूल की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। और यदि 10 रुपए लेके जा रहे हो आप, तो 3 रुपए एंट्री में कट जाएंगे, यानी वर्क फंक्शन के बराबर। अब रह गए 7 रुपए, उस 7 रुपए का तो मटरम सटरम, यानी खूब बढ़िया काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। अब यदि पापा ने पैसे ही 3 रुपए दिए हैं तो 3 जूल। तो अब सोचो बेटा, यदि फोटोनों की ही एनर्जी 3 जूल है, तो इसका मतलब इस बार इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बताइए किसके बराबर है? कमेंट जल्दी बोलो, न्यू आई किसके बराबर है? पहले तो ये बताओ। यदि आपकी ये बिल्कुल नपी तुली ही एनर्जी है, उतनी ही एनर्जी है जितनी की वर्क फंक्शन चाहिए, तो इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नॉट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ बिल्कुल ठीक। ये 3J क्या लिखा है अल्पना? 3J आई डोंट नो, ठीक। अब बताइए, अब इस यदि ये बम फटेगा इस पे, मान लो इलेक्ट्रॉन से हिट हो गया, ये स्ट्राइक और उस गोटी से टकरा गई, तो 3 जूल जो आ रही है एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी 3 जूल तो टिकट खा गई, आपको खाने को कुछ नहीं मिला। तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0, 0। आ गया समझ में? नहीं आ गया? और फिर ये गैप क्या छोड़ा है? अब यदि आप लेके ही 2 रुपए जा रहे हो, लेके ही 2 रुपए जा रहे हो, यानी आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इतनी भी नहीं है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, तो अब फोटो इजेक्शन हो गई नहीं। अब सोच लो, आप सिनेमा हॉल में घुसोगे नहीं, टिकट ही नहीं मिलेगी। आ गया समझ में? जल्दी बोलो।